Hello everyone. In this video, we will discuss 9 सितंबर करंट अफेयर्स। आज कितनी तारीख है? 9 सितंबर। तो 9 सितंबर के जो भी करंट अफेयर्स है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज लोथल के बारे से न्यूज़ में आया है और ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक कनेक्ट करेगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि ये क्या टॉपिक है आपका। तो आईआईटी गांधीनगर है ना, ये कहाँ है आपका? गुजरात में है। तो एक अध्ययन में हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोथल गुजरात में एक बंदरगाह डॉक यार्ड के अस्तित्व को प्रमाणित करने के साक्ष्य मिले हैं। अध्ययन से पता चलता है कि लोथल जलमार्ग के माध्यम से धौलावीरा जैसे अन्य हड़प्पा स्थल से जुड़ा हुआ था और ये जो है मेसोपोटामिया तक, वहाँ तक पूरा जो है व्यापार के सुविधा इसको मिलती थी। लोथल गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक था और इसका निर्माण लगभग 2200 ईसा पूर्व, कब होगा? 2200 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है और यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जो पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ मोतियों, रत्नों, आभूषण के लिए व्यापार के लिए जाना जाता था। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो आप देखेंगे ये जो है मोटा मोटा इंडिया का मैप है और यहाँ पास क्या है आपका? एशिया है, ठीक है। वेस्ट ये हमारा, देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। ये वेस्ट जो है इधर जो क्या होता था? व्यापार किया जाता था, ठीक है। तो ये अफ्रीका और के साथ मोतियों, आभूषण और रत्नों को व्यापार किया जाता था। और गुजराती में लोथल का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला होता है, जो सिंधी में मोहनजोदड़ो के अर्थ के समान है। लोथल दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह है, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट अगर बोला जाए तो ये हमारा लोथल पड़ता है। तो ये लोथल के बारे से एक रिसर्च सामने आई है, वो है ये हमारा लोकल करंट अफेयर्स है। लोकल करंट अफेयर्स में हम देखेंगे कि बस्तर के संभाग में ये न्यूज़ जो आया है ताड़ी को लेकर। ताड़ी ताड़ी क्या होता है? देखिए बस्तर में जो है ये ताड़ वृक्ष से जो है ताड़ी बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें काफ़ी विटामिन्स होते हैं, ये सब बताया जा रहा है। इसमें विटामिन ए जो भी है ना, विटामिन ए और सी रहता है, ये सब बताया जा रहा है इसमें। तो महिलाओं को आहार के रूप में, डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है और बायोकेमिस्ट कई लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। ताड़ बनेंगे तड़ित चालक। अच्छा, एक चीज़ और भी है, देखिए। तो बस्तर के पूर्वी सीमा है ना, जो उड़ीसा है, वहाँ पास कोरापुट क्षेत्र है। गाज गिरने से लगातार घटनाएं हो रही है। जान माल की सुरक्षा और मद्देनजर जो है 7 करोड़ रुपए खर्च कराकर जो है ताड़ पौधे रोपने की योजना बनाई जा रही है। और ताड़ के ऊंचे ऊंचे आसमानी वृक्ष ना बिजली को अपने ऊपर अवशोषित कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ताड़ जो है ये बहुत ऊंचा वृक्ष होता है, तो उसमें ना बिजली जो पड़ता है, गाज मारते जिसको बोलते हैं हम लोग लोकल स्थानीय भाषा में, तो वो जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। ये पेड़ सदाबहार होते हैं, 45 से 50 मीटर तक की उसकी ऊंचाई होती है ना। तो भारतीय इसको स्थापित किया गया है और इसकी विशेषता दिखाया गया है। ताड़ की प्रजाति रेकेसी है और इसे खाने योग्य फलों के समान उगाया जाता है। ताड़ के पेड़ के फल को आमतौर पर उबाला जाता है, नमक और शहद के साथ खाया जाता है। तो ये ताड़ वृक्ष के बारे से और ये ताड़ी के बारे से जो न्यूज़ में था वो हमने देखा। एक चीज़ और न्यूज़ में है कि बैलाडीला की पहाड़ियों में लौह अयस्क के 6 नए ब्लॉक का सर्वे हुआ है। तो ये न्यूज़ में आया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इन ब्लॉक के ऑप्शन की तैयारी चल रही है, ये सारा न्यूज़ आया हुआ है, तो कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, बैलाडीला, ये नॉर्थ बैलाडीला, ये सब न्यूज़ में है, कोई काम का नहीं है। टीबी मुक्त भारत, ठीक है। ये क्या न्यूज़ है? देखिए, तो देश भर में 2025 तक ना टीबी से मुक्त संभव हो, ऐसा करके एक डेडलाइन बनाया गया है। भारत 2025 तक तपेदिक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य में काम कर रहा है। और क्या ये आसान है? कैसे इसके टीबी के जो डेटा है उसके बना हुआ है। अच्छा, टीबी किससे होता है? ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, संक्रामक रोग है और वायुजनित ड्रॉपलेट के माध्यम से ये फैलता है। और टीबी रोग जो है लोगों छींक से, बूंदों से आसपास के लोगों में भी फैल जाता है ये,
ठीक है, स्वास्थ्यकर्मियों को ज़्यादातर खतरा रहता है। अध्ययन से क्या पता चला, ये देखिए, अध्ययन से यह संकेत मिला है कि स्वास्थ्यकर्मियों में टीबी के मामले की दर सामान्य आबादी की तुलना में 3 गुना अधिक है। स्वास्थ्यकर्मी लोग, जो लोग डॉक्टर और ये मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं ना, इलाज करते हैं, तो उनमें जो है टीबी के मामले ज़्यादा देखे गए हैं, ऐसा ये रिपोर्ट में आया है। टेक्नीशियंस जो होते हैं, लैब टेक्नीशियन, नर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो उनमें ये सब जो है ज़्यादा देखा गया है, ऐसा करके इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, और एक और डेटा है कि 2004 से ना 2023 के बीच जो है 10 अलग अलग अध्ययन के विश्लेषण से पता चला है कि भारत में प्रति 1 लाख स्वास्थ्य कर्मियों पे लगभग 2391 मामले हैं, है ना। 1 लाख में ये मान लीजिए आपका 1 लाख में लगभग इसको मान लीजिए 2300, ठीक है, या 2400 मान लीजिए, चलिए ठीक है, राउंड फिगर लेते हैं। तो 1 लाख में क्या है, 2400 आदमी जो है टीबी से ग्रसित है, ऐसा करके रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसको बचाव करना जरूरी है, ऐसा करके न्यूज़ आया है। बाकी चलिए आगे देखते हैं। रणधीर सिंह ओसीए अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय। रणधीर सिंह कौन है, ये देखिए, एशियाई ओलंपिक परिषद है ना, एशियाई ओलंपिक परिषद है, तो वहाँ पर रणधीर सिंह को क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, ये न्यूज़ में था, बाकी इससे ज़्यादा और कोई न्यूज़ नहीं है। चलिए इतना ही न्यूज़, आगे बढ़ते हैं। खुद को परखें, ये एक क्वेश्चन है, तो चलिए इसका एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ई श्रम पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाई है? ठीक है, तो देखिए, श्रम विभाग ही होगा, सब मिनिस्ट्री होगा ना, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बनाए हैं। नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो नीतीश कुमार जी ने ना बैडमिंटन में जो है आपका स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, हाल ही में आयोजित डूरंड कप किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो ये आंसर देख लेते हैं, सही लगाया हमने। लोथल के बारे से हमने देख लिया है। ठीक है, जो ये हो गया जीवन का सच है, तो इसमें 2 बच्चे लोग रहते हैं और उन लोग तैयारी करते हैं, तो उसमें से क्या है, एक आदमी जो है एक ही एग्ज़ाम में फोकस करता है और दूसरा एग्ज़ाम जो है मल्टीपल एग्ज़ाम में फोकस करता रहता है। तो इसमें बताया गया है कि जो आदमी एक चीज़ में फोकस किया ना, वही सफल हुआ है। जो 10 जगह नाचते रहता है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि सिंगल फोकस होना चाहिए, मल्टीपल फोकस में क्या है, आप सफल नहीं हो सकते हैं। चंद्रमा पर 120 अरब साल पहले होते थे ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, ये नमूना मिला है वहाँ से, चंद्रमा से। चीन का जो अंतरिक्ष यान गया है वहाँ से मिट्टी लेके आया है, वहाँ पास एक सैंपल लेके आए हैं, और सैंपल से क्या है, खुलासा हुआ है ना। चीन का जो चंद्रयान था उसका नाम चांग-ई 5 था। ठीक है, चांग-ई 5, और इन्होंने कुछ संशोधन किया हुआ है। ठीक है, वहाँ से वो करीब 1731 ग्राम, मतलब मान लीजिए लगभग 2 किलो या 1.25 किलो, है ना, वो मिट्टी लेके आया था, और वहाँ से फिर उसी का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये उपलब्धि उन लोग को पता चली है। ठीक है, अच्छा, नमूनों में मिले कांच के 3000 मोती। चीन की एकेडमी ऑफ साइंस के प्रोफेसर युआंग ने दावा किया कि चंद्रमा पर प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण कई साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अभी भी इस तरह से नहीं हो पाया है। और ये जो है चंद्रमा कितने साथ सक्रिय होंगे, इसमें नमूसा में चांग-ई 5 जो है मिट्टी कलेक्ट करके लाया है, तो कोई खास काम का नहीं लग रहा मेरे को। यूएन में भारत की स्थायी दायरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये कौन बोल रहा है? फ्रांसिस। एक्चुअली आप जानेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, जनरल असेंबली, उसके अध्यक्ष अभी कौन है? डेनिस फ्रांसिस। तो डेनिस फ्रांसिस ने ये बात बोली है कि सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का दावेदार है। अभी आप जानते हैं, मैं प्रोसेस में बताऊंगा। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें 5 जो है सदस्य परमानेंट मेंबर्स हैं, है ना, और जो 10 सदस्य हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं, है ना, अस्थायी सदस्य। ठीक है, तो टोटल कितने मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? 15 मेंबर्स रहते हैं। तो P5 जो है, इसमें आपको याद रखना होगा, 5 जो परमानेंट सदस्य हैं वही मेन रहते हैं। इसमें आपका अमेरिका है, आपका रशिया हो गया, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, और एक क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। ये जो है 5 देश हैं। तो इसी में जो है भारत को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। तो यही मुद्दा बना हुआ है और बहुत लंबे समय से मांग चल रही है। उस टाइम
जब नेहरू साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो ऑफ़र भी दिया गया था, पर हमने सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। और अभी जो है भारत जो है इसमें दावेदार है, सब बोला जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही असंतुलित है। देखेंगे एशियन कंट्री में देखेंगे चाइना बस है, क्योंकि एशिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और एशिया काफ़ी कंट्रीब्यूशन करता है। आप देखेंगे ब्रिटेन लोग और उधर यूरोपीय कंट्रीज़ जो हैं उसका जो है काफ़ी 2-3 कंट्री जैसे फ्रांस हो गया, यूके हो गया, अभी इन लोग देखेंगे छोटे छोटे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी नहीं है ना, मतलब बहुत वो नहीं है देखेंगे पॉपुलेशन के लिहाज से भी। और उधर मतलब देखेंगे तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं, अफ्रीका कंट्री का कोई भी कंटिनेंट का कोई भी कंट्री मेंबर नहीं है। तो एक तरह से क्या है अनइक्वल है। तो इसी में क्या है समानता लाने के लिए ऐसी बात की जा रही है, तो ये आपको याद रखना है। खाड़ी देशों संग संबंध मजबूत करने सऊदी अरब पहुँचे जयशंकर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जयशंकर प्रसाद, तो खाड़ी देशों के लिए वहाँ पास एक संगठन है खाड़ी देशों का, क्या बोलते हैं, गल्फ कोऑपरेशन, ठीक है, काउंसिल GCC। तो इसमें हिस्सा लेने के लिए वो बैठक में गए हैं और वहाँ पास जो है सऊदी अरब की राजधानी पहुँचे हुए हैं, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद है, ठीक। और विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से सब कहा है, ये गर्मजोशी से उसका स्वागत किया गया है, क्या क्या जो है, ठीक है। सऊदी अरब का संग्रहालय किया गया है ना। और इसमें क्या क्या हमारे मुद्दे हैं, ठीक है, कि भारत व GCC के बीच गहरे और बहुआयामी संबंध है। इसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सांस्कृतिक, लोगों के बीच संबंध, ये सबको जो है शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हसीना को भारत से प्रत्यार्पित कराएंगे इस्लाम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास ना हमारे ताजुल इस्लाम है, ठीक है। ताजुल इस्लाम क्या बोलते हैं कि भारत में भी शेख हसीना है, तो इसको क्या है वहाँ से प्रत्यारोपण कराएंगे। बहुत सारे इस पर आरोप लगा दिए हैं शेख हसीना पे, और वो जो है उसको कहीं ना कहीं जेल होगा। तो ये बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के नवयुक्त अभियोजक पूर्व PM शेख हसीना को भारत से प्रत्यार्पित कराने के लिए कदम उठाएंगे जाएंगे, ऐसा करके उन्होंने बात बोली है, ठीक है। अब एक हमारा ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल है और इसमें क्या बात बोली है इसको देखिए। तो इसमें एक बात बोली गई है, NJDC की रिपोर्ट है। इसमें बोला है उच्च न्यायालयों में अगर 62,000 मामले पिछले 30 वर्षों से लंबित है तो यह हमारी न्यायिक प्रणाली की धीमी गति की ओर इशारा करता है। देर से मिला न्याय अन्याय होता है। यह स्थिति बड़े बदलाव की मांग करती है, लेकिन इसके इच्छा शक्ति दिखानी होगी। ये आर्टिकल आया हुआ है, तो इसके हम देखते हैं थोड़ा सा कि आखिर ऐसा क्या है, तारीख पे तारीख ऐसा क्या बोला जा रहा है करके। तो देखिए देश की अदालतों में, इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। तो देश की अदालतों में लाखों मामलों का लंबित होना कोई नई खबर बेशक न हो, लेकिन राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड NJDC की हालिया रिपोर्ट में यह खुलासा चौंकाने वाला है कि देश के उच्च न्यायालयों में लंबित 58 लाख से अधिक मामलों में करीब 62,000 मामले पिछले 30 सालों से लंबित है। यह न केवल हमारी न्यायिक प्रणाली की धीमी गति को इशारा करता है, बल्कि न्याय के समय से न मिलने से नागरिकों को हो रही मुश्किलों को भी बताता है। अगर जिला अदालतों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय समेत विभिन्न अदालतों में कुल लंबित मामलों को देखा जाए तो यह समस्या कहीं और बड़ी होकर उभरती है। जहां 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित है, इसके लिए न्यायिक प्रक्रियाओं की जटिलताओं व अदालती कामकाजों की धीमी गति के साथ न्यायाधीशों की कमी को भी जिम्मेदार माना जाता है। शीर्ष अदालत में है ना न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अलबत्ता लंबित मामलों में कम करने के लिए प्रभावी सीमित ही दिखा है। 2009 में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 26 से बढ़ाकर 31 हुई और 2019 में इसे बढ़ाकर जो है 34 कर दिया गया। इसके बाद भी मामले जो है अभी भी लंबित ही हैं और जो अब 83,000 मामलों में अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। दरअसल इसकी एक बड़ी वजह हर छोटी छोटी बात के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की प्रवृत्ति भी है, जिससे अदालतों पर बोझ बढ़ता है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय की हाल ही में आयोजित विशेष लोक अदालत ने 5 दिन के भीतर 1,000 मामले निपटाए हैं। यह निस्संदेह मुकदमेबाजी से पहले बातचीत के जरिए विवादों का समाधान करने की जरूरत और महत्व को दर्शाता है, जिसका उल्लेख प्रधान न्यायाधीश भी कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त लंबित मामले
का एक विश्लेषण यह भी बताता है कि 25 से 30% मामले तुरंत बंद किए जा सकते हैं, जिसमें शामिल पक्ष या तो मौजूद नहीं है या फिर इन मामलों को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं। इसके बावजूद जो है जिला स्तर पर न्यायिक कर्मचारियों के 28% और गैर न्यायिक कर्मचारियों के 27% पद रिक्त हैं। समान मामलों के वर्गीकरण जैसे उपाय कुछ राज्यों में निसंदेह लंबित मामलों के बोझ घटाने में मदद की है, लेकिन अब भी चुनौती बना हुआ है। नैसर्गिक न्याय के बुनियादी विचार कि देर से मिला न्याय अन्याय होता है के मद्देनजर न्यायिक प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव लाने की जरूरत है, जो अभी तक तभी संभव है जब सभी हितधारक इसे प्राथमिकता में लेते हुए समाधान ढूंढने की इच्छा शक्ति दर्शाएंगे, तो ये संभव होगा। तो ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा आर्टिकल था और इसको अपने को समझने की ज़रूरत है कि न्यायपालिका जो है, जुडिशरी में बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत है, न्यू एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, नए रोजगार की अधिक से अधिक न्यायाधीशों की ज़रूरत है, त्वरित जो ग्राम न्यायालय कोर्ट, मोबाइल कोर्ट है ना, विशेष अदालत, ये सब का अपने को करने की ज़रूरत है। तभी हम इस चीज़ में और आगे बढ़ पाएंगे और हमारा जो न्याय तंत्र है वो जल्दी से जल्दी जो है कोई भी त्वरित न्याय कर सकेगा। तो ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। ठीक है। सुगम्य भारत ने दिव्यांगों व बुजुर्गों को कई परेशानियों से दिलाई मुक्ति। तो देखिए, सरकारी एक सुगम्य भारत ने दिव्यांगों और बुजुर्गों की शिकायत के समाधान में राह आसान कर दी है। इसको आप पेपर 1, पेपर 6, पेपर 7 ये सब से कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 2021 में इसे लॉन्च किया गया था और बहुत सारे लोगों ने इसमें रिपोर्ट, कई सारी चीज़ें जो है शिकायतें दर्ज की हुई है सुगम भारत जो है। और ये जो है दिव्यांगों और बुजुर्गों की मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को फोटो अपलोड करके सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और परिवहन सुविधाओं में सुलभता न होने वाली जैसी परेशानियों को रिपोर्ट कराने में मंजूरी देता है। RTI में खुलासा हुआ कि 2021 और 2024 के बीच ऐप में 1441 शिकायतें आई थी। इसमें से 1081 लोगों ने जो है अधिकारियों को भेजने के बाद इसका समाधान किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा है। ऐप बेहतर बनाने के लिए AI का होगा इस्तेमाल। इस ऐप को और अच्छे से बनाने के लिए सरकार इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर नए सिरे से डिजाइन करने जा रही है। दिव्यांग मामलों के विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इसके उन्नत सुगम्य भारत दिव्यांग लोगों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। ठीक है। यह AI संचालित चैट बोट होगा, बहुभाषी इंटरफेस होगा, शिकायत होगा, पंजीकरण होगा, फीडबैक टूल होगा। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, और भी कई सारे पार्टनरशिप अलग थर्ड पार्टी से, NGO से किया जा रहा है ताकि इस ऐप को और अच्छे से बनाया जा सके। ठीक है। सुपर बग की चपेट में अस्पताल। ठीक है, सुपर बग आया हुआ है। ठीक, तो ये चीज़ को अपने को याद रखनी कि सुपर बग होता क्या है। ये बहुत ही एक बीमारी है, एक तरह से है, जो इसमें ना रोगाणु रोधी प्रतिरोध काफ़ी होता है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरियास होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं इसमें। तो सुपर बग का न्यूज़ आया हुआ है। आदिवासी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दाल उत्पादन को बढ़ावा। देखिए, सरकार झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में दलहन, विशेष रूप से अरहर और उड़द की खेती प्रोत्साहित कर रही है। इस पहल का मकसद उत्पादन और किसानों की आय को बढ़ावा देना है। ठीक है, उत्पादन और किसानों की आय को बढ़ावा देना है। तो ये न्यूज़ में आया हुआ है। ठीक है। और यह पहल गैर परंपरागत दाल उत्पादक क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह एक प्रायोगिक परियोजना है। इसके सफल होने पर इसे पूरे देश में विस्तारित किया जा सकता है, जिससे भारत की आयात निर्भरता कम हो सकती है। इस परियोजना का संचालन का जिम्मा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF किस पे है, NCCF पर इसको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है इसके द्वारा। ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में से कार्यान्वयन के लिए चुना गया है। ठीक है। और इसमें क्या बात बोली जा रही है, देखिए, तो छत्तीसगढ़ के चुनिंदा नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में इस खरीफ सत्र में अरहर और उड़द का उत्पादन बढ़ा दे रहे हैं, और जिसमें महिला किसान भी शामिल हैं। और लक्षित जिले में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, जसपुर, बस्तर, मोहला, मानपुर, है ना। तो ये 5 जिलों में हमारे छत्तीसगढ़ को चुना गया है, और झारखंड के भी हैं। तो झारखंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चालू सत्र के पहले हाइब्रिड बीज वितरित किए जाएंगे। किसानों को सहकारी समिति
को अपनी उपज बेचने के लिए NCCF के पोर्टल पर पहले से पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी से कम परिचय करने वाले किसानों के लिए ऑफलाइन आवेदन भी उपलब्ध है। और MSP देखा जाए तो दालों की खरीदी जो है MSP पे खरीदा जाएगा, लेकिन अगर बाजार मूल्य MSP से अधिक हो जाता है तो किसान निजी व्यापारियों को भी बेच सकते हैं। तो ये ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, देखिए, सुनिश्चित खरीद से किसानों को खेती करने, विस्तार करने, अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही भारत में दाल का आयात कम करने में हमको मदद मिलेगी। तो ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट रूप में इसको स्टार्ट किया जा रहा है, एक प्रोजेक्ट रूप में स्टार्ट किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग की कई संरक्षित वक्फ बोर्ड है ना, वक्फ बोर्ड से कुछ इशू चल रहा है और वहाँ एक एक्ट बनाया गया था, वक्फ संशोधन विधेयक। तो इसमें बहुत सारे जो क्लेमिंग है और ये जो हमारा स्थापत्य है ना, ये सब में बहुत सारे जो भवन हैं, पुरातात्विक जो मंदिर हैं, तो उसमें में कुछ इशू चल रहा है, उससे संबंधित न्यूज़ है ये। एक बहुत ही घटिया न्यूज़ आई है कि यूट्यूब देख कर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, किशोर की मौत हो गई है। तो ये एक इशू आया हुआ है। बात तो करनी होगी, माँ बनने की इच्छा गर्भधारण वाली, तो ये एकदम अलग न्यूज़ है। CRPF के 4000 जवान जो है ना, ये छत्तीसगढ़ में नियुक्त होंगे। नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और मार्च 2026 तक तो माओवादी की समस्या खत्म करने के लिए केंद्र सरकार का जो है प्लानिंग है। तो ऐसा करके इसको न्यूज़ में है, ये कुछ खास इसमें नहीं है। तो आपको छत्तीसगढ़ में कितनी नक्सल प्रभावित जिले हैं? 14 नक्सल प्रभावित जिले हैं, इसको याद रखना आप। ठीक है, प्रदेश में गाज गिरने से मौत हो जा रही है, तो वही है आपको क्या है, ताड़ के वृक्ष लगाने होंगे। ताड़ के वृक्ष से क्या होगा, आपका जो है ऊंची ऊंची है और बिजली को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, फैक्ट्री में मजदूर बन गए हैं, तो इसमें क्या क्या इशू चल रहा है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब पैरा ओलंपिक की बात करते हैं। तो बहुत सारी खामियां हैं इसमें, और पैरा ओलंपिक में टोटल भारत को जो है 29 पदक प्राप्त हुए हैं। तो इसको याद रखना है आपको, आगे हम और विस्तार से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, यूक्रेन डोभाल शांति में निभाएंगे भूमिका। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री जो है उधर मॉस्को और अभी रूस ये सब की यात्रा में गए थे, तो उधर कुछ न्यूज़ होके आई है, तो उधर को हम देखेंगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं देखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस सप्ताह रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। डोभाल मुख्य रूप से ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, दक्षिण अफ्रीका, है ना। तो ब्रिक्स का तो ऐसे विस्तार हो गया है, जब भी तो ब्रिक्स में आई थिंक 9 या 9 सदस्य हो गए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा कालों के सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं रूस, और यह बैठक रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग समाप्त करने के लिए दोनों देशों की शांति वार्ता को लेकर नए सिरे से जारी प्रयासों के बीच हो रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि डोभाल जो हैं ब्रिक्स बैठक के लिए रूस जा रहे हैं। ऐसी संभावना है कि अपने रूसी समकक्ष के साथ बातचीत करेंगे, विमर्श के माध्यम से शांति लाने का प्रयास करेंगे। डोभाल की रूस यात्रा में प्रधानमंत्री हाई प्रोफाइल के बाद ये सब क्या क्या किया जा रहा है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। मोदी की यात्रा वाला न्यूज़ है। सुगम में भारत एप्लीकेशन पे इतना सारा न्यूज़ आया हुआ है, तो वही बातें हैं, है ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अपने को नहीं है। सुगम भारत ऐप अभी हमने जैसे पढ़ा कि ये दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए सहायता के लिए बनाया गया है। इसके जरिए उपयोगकर्ता सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, परिवहन, भवन सुलभता संबंधी समस्याओं की शिकायतों के लिए फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग करते हुए इसमें पाया गया है कि इसमें 1400 से अधिक जो है शिकायतें आई हैं 2021 से 2024 के बीच जो है। ठीक, अब इसमें क्या है, ये बोला जा रहा है कि इसमें AI ये सब का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, व्यापार गोष्ठी में इसमें NPS, ठीक है, आधार अपडेट करने का न्यूज़ आया है इधर। कबाड़ होते वाहनों के लिए जो है विकल्प की ज़रूरत है, ऐसा बोला जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल भारत का निर्माण करना चाहते हैं, और
डिजिटल बनाने की ज़रूरत है। पुलिस महकमे में अगर समस्त कार्य डिजिटल होंगे तो आम जनता का विभाग के प्रति शुचिता की भावना जो है वो जागृत होगी। देश के सभी थानों में सैकड़ों संख्या में चोरी के वाहने गुमशुदगी में कबाड़ हो गए हैं और जिसकी सूद लेने वाला कोई भी नहीं है। वर्षों तक बाहर पड़े रहने की वजह से आधे से अधिक वाहन बेकार हो जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति वाहन चोरी होने के बाद जो है थाना में सूचना देता है, उसके बाद वह मुश्किल से 1-2 बार ही अपने वाहन की स्थिति पता लगाने के लिए वो थाने के चक्कर लगाता है, कि हताश होकर जाना बंद कर देता है। थाने की जिम्मेदारी बनती है कि वह मिलने वाले वाहन संबंधित व्यक्ति को सूचना दे, तथा सरकार एक वेबसाइट तैयार करना चाहिए जिसमें सभी थानों में बरामद हुए वाहनों की जानकारी डाली जाए। पीड़ित व्यक्ति को एक एफआईआर की कॉपी देकर वेबसाइट की भी जानकारी दी जाए, ताकि वेबसाइट का अवलोकन करके जो है अपने वाहन का पता लगा सके। बरामद हुए वाहन किस राज्य किस जिले के थाने में है, ये पूरी जानकारी पुलिस को वेबसाइट में देनी चाहिए। थानों से वाहनों के हटने से न सिर्फ महकमे अतिरिक्त स्थान मिलेंगे, बल्कि पीड़ितों को भी जो है ये हमको को उसको समय पर जो है वो वाहन जो है दोबारा उनको मिल जाएगा। वित्तीय परेशानियों का जो है सामना भी करना नहीं पड़ेगा, ऐसा करके न्यूज़ आया है। साक्षरता दर बढ़ाने के प्रयास हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इस दिवस को बनाने का ऐलान किया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को साक्षरता के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष की साक्षरता का थीम है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता है। देश के विकास के लिए पढ़े लिखे नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। देश में साक्षरता दर में कमी मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि और लोगों की शिक्षा के प्रति उदासीन रवैये और गरीबी भी हैं। साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सरकार को गंभीरता दिखानी होगी और इसके लिए धरातल पर काम करना होगा। विशेष अभियान चलाने होंगे। हमारा देश गाँवों का देश है, गाँवों में इसके लिए विशेष काम करना होगा। शहरों और गाँवों के गरीब लोगों की शिक्षा का महत्व समझाना होगा। उन्हें यह भी बताना होगा कि जनसंख्या वृद्धि किस तरीके से बच्चों की शिक्षा में बाधक बन जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसका बालक का सर्वांगीण विकास हो। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना था, न कि नौकरी के लिए करना था। शिक्षण संस्थानों में यह भी मकसद होना चाहिए कि विद्यार्थियों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, स्पेशलिस्ट बनाने के साथ आदर्श और मर्यादित विद्यार्थी बनाएं। आदर्श और मर्यादित बच्चे ही सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ में आया हुआ है। और इसके अलावा और कोई न्यूज़ है क्या? अच्छा, एक और चीज़ है, ये हिमाचल प्रदेश की जो न्यूज़ है, इसमें हिमाचल प्रदेश जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा है और जिसमें न केवल राज्य का खस्ता वित्तीय स्थिति उजागर हुई है, बल्कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक घमासान ये सब स्टार्ट हो गया है। राज्य की आर्थिक मुश्किलों के मोटे तौर पर भारी उधारी है, पेंशन में इजाफा है, वेतन बजट है, मुफ्त उपहार है, अपर्याप्त राजस्व की जिम्मेदारी प्रबंधन हो सकता है ना। अरुणाचल प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति ऋण वाला राज्य है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की राज्यों की वित्तीय स्थिति संबंधी रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्य अपने कुल व्यय के केवल 58% हिस्से की भरपाई अपने स्रोतों से कर पाते हैं। इससे संकेत मिलता है कि राजकोषीय क्षमता में सुधार की जरूरत है और इससे यह भी पता चलता है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति में महामारी ने कम असर डाला और हालिया वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह उल्लेखनीय सुधार के बावजूद कुछ राज्यों को राजकोषीय पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी, है ना। जैसे कि राजकोषीय जवाबदेही और प्रबंधन समीक्षा समिति ने 2018 में अनुशंसा की कि राज्यों का कर्ज जीएसडीपी के 20% से के करीब होना चाहिए और आंकड़े बताते हैं कि 2023-24 में 12 राज्यों का जीएसडीपी जो है 35% से अधिक था और 24 राज्यों का जो ये है वो 20% से अधिक था। चुनावी लाभ के लिए सब्सिडी का इस्तेमाल भी राज्यों के बढ़ते कर्ज की एक वजह है। अल्प अवधि में शायद यह उनकी उधारी क्षमता प्रभावित न करे, क्योंकि बाजार राज्यों के बीच राजकोषीय क्षमता कारण अंतर नहीं करता, क्योंकि कहीं न कहीं केंद्र के दखल और मदद की संभावना रहती। बहरहाल कुछ
राज्यों ने कर्ज का निरंतर अधिक बोझ होना जोखिम पैदा करेगा। निरंतर उच्च ऋण बोझ जो है बढ़ता रहेगा। अधिक व्यय प्रतिबद्धता राज्यों के लिए विकास के लिए कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में महत्वपूर्ण ये है कि व्यय को युक्ति संगत बनाने हेतु राज्यों के बजट को संतुलित किया जाए। हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्य सरकारों ने के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का लिए लिया। इससे उसकी वित्तीय स्थिति पे दबाव और बढ़ जाएगा। इस कदम से बचा जा सकता था। उस उच्च आम सरकारी ऋण और घाटे को देखते हुए भारत में वित्तीय स्थिति को लेकर व्यापक बहस की आवश्यकता है। लोक लुभावनवाद की होड़ देश की दीर्घकालिक संभावनाओं को असर डालती है। तो ये हमारा एक आर्टिकल था। देश में एम पॉक्स जो है ये मामला आ रहा है, तो इसको अपने को समझना होगा एम पॉक्स क्या है और कैसे क्या हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीका के कुछ देशों में एम पॉक्स के मामले उजागर होने के बाद इस बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बताया है। और इसके बाद भारत का स्वास्थ्य तंत्र भी अलर्ट हो गया है। ठीक है, पाकिस्तान में भी मामले आ गए हैं। एम पॉक्स या मंकी पॉक्स जानवरों से मनुष्य में होने वाला बीमारी है। यह संक्रमित त्वचा या अन्य घावों जननांगों के संपर्क में आने से होता है। यह संक्रमित वस्तुओं जैसे कपड़ा वस्तु आदि से भी फैलता है। बारिश में क्या हो गया, आपूर्ति प्रभावित हो रही है, तो उसमें सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। मूसलाधार बारिश है, ये तो मंडी में क्या है टाइम पे नहीं फरोज रहे हैं, तो खरीद फरोख्त जो है ढके हुए स्थान के नीचे होती है, तो ये सब जो है प्राइस बढ़ जा रहे हैं। उत्पादन बढ़ा रही कम उपभोक्ता कंपनियां। त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, तो त्योहारी सीजन के मद्देनज़र उपभोक्ता वस्तु बनाने वाली कंपनियां उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दी है। तो ये सब जो है प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें GST परिषद की बैठक होने वाली है। ठीक है, मुद्रास्फीति वैश्विक रुख तय करेंगे बाजार की चाल। ठीक है, इस सप्ताह जो है मुद्रास्फीति वैश्विक रुझान और विदेशी निवेशकों की गतिविधियां शेयर बाजार की चाल तय करेगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ये सब जो है ये सब में न्यूज़ में है। पैरा ओलंपिक, तो फ्रांस में भारतीय पैरा ओलंपिक दल ने अपनी शानदार प्रदर्शन से सबका मन मोह लिया है। पैरा ओलंपिक में भारतीय दल ने कुल 29 पदक झटक लिए हैं, जिसमें 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स हमारे संपन्न होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।